नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि बात करता है भारत और यूके के बीच में अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत यूनाइटेड किंगडम की वस्तुओं के ऊपर बहुत ही कम टैक्स लगाएगा या फिर जीरो टैक्स लगाएगा। लेकिन ये जो सौदा हुआ है, इसमें भारत को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, पार्टिकुलरली हमारे देश की जो खुद की सोवरेनिटी है उसके साथ में हमने समझौता किए हैं, पार्टिकुलरली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते समय डिजिटल मामलों में कुछ ढील दी है या फिर अपनी कुछ कंडीशन को सॉफ्ट किया है। ये कंप्रोमाइज हो सकते हैं कहाँ कहाँ पर? डेटा प्रोटेक्शन रूल में छूट देना, विदेशी कंपनियों को भारत में ज़्यादा डिजिटल फ्रीडम देना, डेटा को भारत से बाहर ट्रांसफ़र करने की छूट दे देना, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो जिसको बोला जाता है। इसके बाद इंडियन डिजिटल लॉस पर कम नियंत्रण रखना, ये छूट हम दिए हैं। ये सब भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए हुआ है। एफटीए का मतलब होता है ऐसा समझौता जिसमें दोनों देश आपस में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सर्विस को आसान और कम टैक्स वाला बनाते हैं ताकि चीज़ें कस्टमर तक, कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच सके, कम रेट में पहुंच सके। इस प्रोसेस में भारत ने कुछ डिजिटल पॉलिसी मुद्दों पर भी कुछ छूट दी है। यानी ये कोई ना छोटा बदलाव नहीं है, इसका इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों, डिजिटल सोवरेनिटी क्या होता है। ठीक है, भारत का अपने डेटा, डिजिटल कानून, टेक्नोलॉजी कंपनियों और इंटरनेट संचालन पर यदि खुद कंट्रोल नहीं है, हम कुछ किसी दूसरे देश की बात मान रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो ये होता है कि हम अपनी डिजिटल सोवरेनिटी को खो रहे हैं। जब हम दूसरे देशों के दबाव में आकर के अपने कानूनों को ढीला कर देते हैं या फिर फॉरेन कंपनीज को ज़्यादा कंट्रोल दे देते हैं, तो हमारी डिजिटल इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। भारत ने जो छूट डिजिटल क्षेत्र में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान दी हैं, उनका भारत की डिजिटल इंडिपेंडेंस, डिजिटल सोवर्निटी पर गहरा असर पड़ेगा। यानी भारत अब अपने डिजिटल डेटा, प्राइवेसी और पॉलिसीज पर उतना कंट्रोल नहीं रख पाएगा जितना पहले रखा करता था। आगे राइटर का कहना है कि देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, उसका नाम क्या रखा गया है? सेटा, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बोला है कि ये जो सौदा हुआ है वो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला है, मतलब अब तक का सबसे बेहतरीन व्यापार है ये। मतलब उन्होंने ये बोला है कि ये एफटीए बाकी सभी डील्स के लिए एक प्रकार से मॉडल की तरह काम करेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि इस समझौते में किसी भी सेंसिटिव सेक्टर के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो जिन सेंसिटिव सेक्टर की बात कर रहे थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, दो से ही रिलेटेड था। और हाँ, ये दोनों सेंसिटिव हैं। लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव क्षेत्र है डिजिटल सेक्टर का, जिसका असर हर नेशनल एक्टिविटी पर पड़ेगा और भविष्य का ये बेस है। उस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया गया है। लेखक का कहना है कि इस एफटीए में भारत ने डिजिटल सेक्टर में जो समझौते किए हैं उनका असर बहुत ज़्यादा गहरा होगा, पार्टिकुलरली डिजिटल सोवर्निटी पर। डिजिटल सोवर्निटी का मतलब हम लोग पहले ही जान चुके हैं। भारत का अपने डिजिटल डेटा, साइबर ला इंटरनेट पर खुद कंट्रोल नहीं रख पा रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह हो जाती है कि एफटीए में भारत ने अपने कई सारे पुराने कोर पोजीशन को छोड़ दिया है। मतलब जो वो लंबे समय से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अन्य ग्लोबल फोरम पर मजबूती से उठाता था मुद्दों को, उसी के ऊपर आज आप बात नहीं कर रहे हैं।
जैसे भारत हमेशा डेटा लोकलाइजेशन की वकालत करता है, मतलब भारत का डेटा भारत में ही रहे, लेकिन इस समझौते में शायद क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो की छूट दी गई है, जो इस पॉलिसी के खिलाफ माना जाता है। इसका सीधा और गंभीर मतलब होता है कि भारत ने यूके के साथ एफटीए में डिजिटल सेक्टर को प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल नहीं किया है, जितना एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग को किया है। इसका असर आने वाले टाइम में भारत की डिजिटल फ्रीडम, सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक पॉलिसीज पर पड़ने वाला है। इसके बाद राइटर कहते हैं भारत का सोर्स कोड देखने का अधिकार और उसको छोड़ देना। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह हो जाती है कि भाई एफटीए में भारत ने अपना सोवरेन राइट छोड़ दिया है कि वो किसी भी विदेशी डिजिटल गुड्स या सर्विस का सोर्स कोड पहले से मांग सके, जिसको बोलते हैं एक्स एंटी, मतलब हम पहले से ही सेफ्टी के हिसाब से कुछ डिमांड कर रहे हैं, भले ही वो सॉफ्टवेयर या सर्विस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्यों ना हो। सोर्स कोड का मतलब होता है सॉफ्टवेयर का असली प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जिसे देखकर रेगुलेटर ये जान लेते हैं कि वो सॉफ्टवेयर सेफ, वैलिड और स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है। यहाँ पर आपको एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट के बारे में समझना होगा। एक्स एंटे मतलब होता है कि हम पहले से ही बिना किसी गड़बड़ी के भी जांच के लिए सोर्स कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक्स पोस्ट मतलब होता है जब कोई गड़बड़ी या फिर शिकायत आती है तब हम जांच के लिए बोलेंगे कि आप अपना सोर्स कोड दो। इस एग्रीमेंट में केवल एक्सपोर्ट एक्सेस की अनुमति है, मतलब जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप सोर्स कोड देख सकते हैं, लेकिन भारत का एक्स एंटी एक्सेस का हक अब नहीं रहा है, जो रेगुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बात करते हैं ये जो सोर्स कोड होता है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आज के समय में हर चीज़, टेलीकॉम डिवाइसेस, एआई टूल, हेल्थ ऐप, सबके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। रेगुलेटर को कई बार ज़रूरत पड़ती है कि वो सॉफ्टवेयर को अंदर से जांच पड़ताल करे, उसे कहते हैं लुक अंडर द हुड, ताकि हम लोग देख सकें कहीं सुरक्षा में कोई लूप होल तो नहीं, कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या डाटा लीक या फिर सर्विलांस रिस्क तो नहीं है। और सबसे ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर में जल्दी से अपग्रेड या फिर फिक्स लाना, वो भी रियल टाइम में। जब ये अधिकार भारत ने छोड़ दिया है तो रेगुलेटर अब पहले से भी जांच नहीं कर सकते, केवल शिकायत आएगी तभी कुछ कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं भारत ने डब्ल्यूटीओ में क्या बोला था। ये अधिकार छोड़ना भारत के लिए 180 डिग्री मोड़ जैसा है, मतलब भारत अब तक पूरी मजबूती से डब्ल्यूटीओ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बोलता था कि सोर्स कोड डिस्क्लोजर होने का अधिकार होना चाहिए। अब उसी बात से भारत ने एग्जैक्टली अपनी बात पलट दी है। खास बात यह होती है कि यूनाइटेड स्टेट, जिसने सबसे पहले सोर्स कोड पर रोक लगाने की बात करी थी, अपने एफटीए और डब्ल्यूटीओ में उन्होंने शुरू करी थी, अब खुद पीछे हट गया है, ये मानते हुए कि घरेलू कानून होते हैं, इनकी निगरानी, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरतों के लिए सोर्स कोड ज़रूरी होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब सरकार को लगता है कि हमें जांच पड़ताल करना है, तो वो एकदम अंदर घुस के किसी भी सॉफ्टवेयर के उसके अंदर की जानकारी को निकालती है, प्राइवेसी को तोड़ते हुए। अमेरिका के सीपीटीपीपी समझौते में क्या था, देखिए, इसमें सिर्फ मास मार्केट सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड पर डिस्क्लोजर बैन था। नीचे या फिर कस्टम मेड सॉफ्टवेयर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सॉफ्टवेयर इस बैन से बाहर रखे गए थे, लेकिन यूके एफटीए में जो क्लासेस है उसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर पर सोर्स कोड डिस्क्लोजर की मनाही है, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो। इसके बाद बिजनेस एंगल और भारत को क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन असली नुकसान ये है कि भाई भारत का रेगुलेटर अब कानूनन किसी फॉरेन सॉफ्टवेयर से सोर्स कोड मांगेगा नहीं, क्योंकि एफटीए ने उस सोवर्निटी को परमानेंटली हटा दिया है। ये तब हो रहा है जब भारत का डिजिटल सेक्टर बस अभी शुरुआत की अवस्था में है, जस्ट टेकिंग शेप। इसके बाद राइटर कहते हैं कि देखिए, भारत ने एफटीए में यूके को ये छूट दी है कि वो भारत की ओपन गवर्नमेंट डाटा तक
समान और बिना भेदभाव के पहुंच पा लेगा। हम लोग क्यों नहीं पा रहे हैं? पहले प्री डिजिटल एरा में ओपन गवर्नमेंट डेटा का मतलब था कि सरकार की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, जैसे कि एक इकोनॉमिक रिपोर्ट है, जनगणना है, कृषि का डेटा है। ये डेटा जो है सब लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाता था। लेकिन आज हो गया है डिजिटल एरा में डेटा का मतलब बदल चुका है। डेटा अब बन चुका है एक क्रिटिकल नेशनल रिसोर्सेस, मतलब जैसे हमारे देश में तेल और बिजली होती है। क्योंकि एआई सिर्फ डेटा पैटर्न से बनती है। जिसके पास ज़्यादा बेहतर और ख़ास डेटा है वही फ्यूचर एआई का मास्टर बन जाएगा। ऐसे में जब भारत विदेशी कंपनियों को अपनी गवर्नमेंट हेल्ड डेटा तक पहुंच दे रहा है तो ये मानो एक नेशनल ट्रेजर को ग्लोबल कंपटीशन में छोड़ देना है। भले ही अभी ये प्रोविज़न केवल बेस्ट इंडेवियर है, मतलब बाइंडिंग नहीं है, फिर भी ये सिंबॉलिक रूप से खतरनाक छूट है। क्योंकि इससे भारत मान लेगा कि गवर्नमेंट डेटा कोई सॉवरेन रिसोर्सेस नहीं है, बल्कि हर किसी का फ्री फॉर ऑल प्लेग्राउंड है। जिसको चाहिए वो उठा उठा करके लेके जाओ। लेकिन इसमें दो बड़ा खतरा उभर करके आता है। इकोनॉमिक लॉस होगा, जैसे कि भारत अपने डेटा से खुद अपने एआई प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाएगा और फॉरेन फर्म बाजी मार लेंगे। सिक्योरिटी रिस्क की बात जब करते हैं तो नेशनल डेटा हमारा वीपन बन जाएगा, चाहे वो सर्विलांस हो, चाहे वो मैनिपुलेशन हो या फिर साइबर अटैक हो। आज के डिजिटल ट्रेड के दो सबसे बड़े विवादित मुद्दे रहे हैं फ्री फ्लो ऑफ डेटा, डेटा लोकलाइजेशन। डाटा किसी भी देश की सीमाओं से बिना रोक टोक मूव करेगा। दूसरा होता है डाटा को उसी देश में स्टोर करना जहां वो पैदा हुआ है, मतलब भारतीय डाटा भारत में ही रहे। भारत ने पहले इन दोनों पर बहुत स्ट्रिक्टली अपना स्टैंड लिया था। डेटा को भारत में रखना जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए। लेकिन जब एफटीए में भारत ने ये बोला है कि अगर वो किसी दूसरे देश के साथ कभी भविष्य में कोई छूट देता है डेटा से जुड़ी, तो वो यूके को भी वैसे ही छूट देगा। इसे कहते हैं कमिटमेंट टू एक्सटेंड एप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स। मतलब भारत भले ही आज यूके को कोई बड़ी कंसेशन नहीं दे रहा है, लेकिन कल अगर किसी और देश को दिया तो यूके को भी उसी प्रकार की छूट देगा। मतलब ये क्लॉज भारत की पोजीशन को कमजोर और वल्नरेबल बनाता है। इंडिया का जो नेगोशिएशन स्पेस है वो श्रिंक हो रहा है। इस मुद्दे का सीधा लिंक पिछले इशू से है। भारत का डेटा न केवल इकोनॉमिक रिसोर्स है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का एसेट भी है। अमेरिका जैसे देश जो पहले फ्री फ्लो ऑफ डेटा के सबसे बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने खुद 2023 में इस पॉलिसी से पीछे हट गया है, डब्ल्यूटीओ से हटा है। यानी अब ग्लोबली भी ट्रेंड ये है कि कंट्रीज अपने डेटा को बचाना चाहती हैं, छोड़ना नहीं चाहती दूसरे लोगों के लिए। आगे राइटर कहते हैं कि नेगोशिएटर्स ने बड़ी लापरवाही दिखाई। या तो वो भोले भाले थे, नाइव, या फिर निगलेंट, मतलब लापरवाह। क्योंकि डिजिटल ट्रेड में जो समझौते हो रहे हैं, हो चुके हैं, वो कमोडिटीज जैसे तो नहीं है जहां टैरिफ बढ़ाओगे घटाओगे। डेटा और डिजिटल राइट की छूट अगर एक बार दे देते हो तो वो लंबे समय तक कानूनी बाइंडिंग हो जाती है। मतलब कल को आप बदलना चाहोगे ना तो नहीं बदल पाओगे। इसके बाद वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली ब्लू कार्बन इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की क्या क्या चिंताएं हैं, कैसे करके हम मैंग्रोव वनों को सेव कर सकते हैं, सरकार के कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं, और वहाँ रहने वाले जो लोकल लोग हैं उनके भी कुछ आइडियाज होते हैं जिनको सरकार अपनी पॉलिसी में शामिल करे। इसी के ऊपर ये आर्टिकल रहना वाला है। राइटर का कहना है कि ये काफी दुख वाली बात है कि सरकार मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचा नहीं पा रही। सरकार ब्लू कार्बन इकोसिस्टम को वैल्यू नहीं दे रही है। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के अंतर्गत मैंग्रोव जंगल आते हैं, समुद्री घास आती है, और नमकीन दलदल वाली भूमि, मतलब मैंग्रोव्स, सी ग्रास बेड्स एंड साल्ट मार्सेस, ये सब मिला करके हमारे ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं।
ये इकोसिस्टम समुद्र और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वातावरण से बहुत भारी मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं ब्लू कार्बन, क्योंकि ये नीले मतलब समुद्री क्षेत्र में कार्बन को स्टोर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव एक विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जो पार्टिकुलरली समुद्र के किनारे दलदल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इनकी एक खास बात ये रहती है कि इनकी जो जड़ें हैं ना, नीचे नहीं बल्कि ऊपर आती हैं, कांटे के जैसे। जैसे कि एक आध कहीं पर ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर मैंग्रोव पौधों की जड़ें हैं, ऊपर सांस लेने के लिए आई। ये बाढ़ से रक्षा करता है, मतलब समुद्र के किनारे यदि कोई गांव बसा हुआ है, लोग रह रहे हैं, तो बाढ़ को के पानी को ये पेड़ पौधे रोक लेते हैं, हम तक पानी नहीं पहुंच पाता है। साथ ही साथ बहुत सारी मछली की प्रजातियों का ये घर है, बहुत ज्यादा कार्बन कैप्चर करने का काम करता है। लेकिन इसकी वैल्यू ना तो सरकार की पॉलिसी में दिखाई दे रही है और ना ही किसी आर्थिक रिपोर्ट या फिर बैलेंस शीट में। मतलब सरकार जब पॉलिसी बनाती है ना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कोस्टल डेवलपमेंट करना है, तो इन इकोसिस्टम को शायद ही कोई आर्थिक महत्व या फिर पर्यावरण का स्थान दिया जाता है, ना ही इनकी कंजर्वेशन को कोई फाइनेंशियल वैल्यू दी जाती है। जैसे किसी कंपनी के पास लैंड या फिर ऑयल है ना, तो वो उसकी बैलेंस शीट में आता है। लेकिन हमारे पास में इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, मैंग्रोव्स है, इस प्रकार के इकोलॉजिकल एसेट को हम नजरअंदाज कर देते हैं। आगे राइटर बात करते हैं पार्टिकुलरली मैंग्रोव्स का महत्व क्या है और किस प्रकार से इसकी उपेक्षा करी जा रही है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए दोस्तों, मैंग्रोव्स को हमेशा प्लानिंग और पॉलिसी में मार्जिन पर रखा गया है, हाशिए पर। मतलब जब सरकार कोस्टल डेवलपमेंट, टूरिज्म, अर्बन प्लानिंग कर रही है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को नजरअंदाज कर देती है। जबकि रियलिटी ये होता है कि मैंग्रोव्स का कोस्टल इकोसिस्टम और लाखों लोगों की जलवायु आपदा, क्लाइमेट एक्सट्रीम से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे तूफान आ रहा है, समुद्री तूफान, बाढ़ आ रही है, उससे ये लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर लोग मछली पालन करते हैं, लोकल लाइवलीहुड में इसका योगदान रहता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ये कम करने का काम करते हैं। जब मैंग्रोव नष्ट होते हैं तो ये सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है, इसका असर तीन चीजों पर पड़ता है। नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता है, जो कि अर्बन कोस्टल क्षेत्रों को स्टॉर्म सर्ज से बचाती हैं। सेकेंड नंबर में मछली पालन पर असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जो मछली है मैंग्रोव्स वाले एरिया में प्रजनन करती हैं। साथ ही साथ बिलियंस की इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कि कार्बन कैप्चर, इरोजन कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी सपोर्ट, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। साथ ही साथ अवॉइडेड डैमेजेस, मतलब जिन नुकसानों से मैंग्रोव हमको बचा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है, वे और बढ़ते जाते हैं। जैसे कि बाढ़ से प्रॉपर्टी डैमेज होगा, हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। आज पूरी दुनिया में आप देखोगे ना, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हमको देखने को मिलती है। बेमौसम बाढ़ आ रही है, गर्मी पड़ रही है, तूफान आ रहे हैं। साथ ही साथ सी का जो लेवल है राइज हो रहा है। ऐसे समय में ब्लू कार्बन इकोसिस्टम जैसे कि मैंग्रोव क्लाइमेट रेजिलेंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर भी दुख वाली बात यह है कि इनकी वैल्यू ना तो आर्थिक बैलेंस शीट में दिख रही है, ना ही सरकार की पॉलिसी फ्रेमवर्क में। मतलब इकोनॉमिक वैल्यू से, सेफ्टी के वैल्यू से हम इनको अनदेखा कर रहे हैं, जबकि ये लंबे समय तक सस्टेनेबल ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इन्हें सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता या फिर पर्यावरण की एक चीज के रूप में मानते रहेंगे, या फिर क्या बिजनेस, सरकारें और कम्युनिटीज इन्हें सस्टेनेबल ग्रोथ और सिक्योरिटी के एक्टिव टूल के रूप में देखेंगे। इसका क्वेश्चन है मैंग्रोव कोएलिशन के जरिए, जिसने तीन पिलर सुझाए हैं जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं।
इन 3 पिलर को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला तरीका होता है टेक्नोलॉजी को हमें अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम नेचुरल कैपिटल की वैल्यू को अच्छे से समझें। नेचुरल कैपिटल का मतलब होता है हमारे पास पेड़, पौधे, जंगल, मैंग्रोव्स, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज़ जो हमें प्राकृतिक रूप से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं पहले तरीका को कि फर्स्ट तरीके में हम कौन से कदम उठा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के रूप में हमें ये ध्यान में रखना है कि हम मैपिंग करें सबसे पहले। मतलब हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको हम एक मैप में तैयार करें, जिस प्रकार से इस मैप में आप देख रहे हैं। इनका ब्लू कार्बन स्टोरेज हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। मतलब कार्बन को वातावरण से खींच करके जमा करना, इसको बोलते हैं ब्लू कार्बन स्टोरेज। ये सारी की सारी जानकारी पॉलिसी बनाने और मैंग्रोव फॉरेस्ट को रेस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद हम जब बात करते हैं, जैसे इकोलॉजी की बात करें कि भाई इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सर्विस के हिसाब से भी मैंग्रोव की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है। तमिलनाडु के पिच्चावरम मैंग्रोव की वैल्यू है 3,535 मिलियन। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की वैल्यू है 664 बिलियन रुपए तक। सिर्फ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की वैल्यू ही सुंदरबन में 462 मिलियन रुपए प्रति वर्ष है। इसका मतलब ये है कि ये मैंग्रोव्स ना केवल एनवायरनमेंट के लिए बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर की जब हम चर्चा करते हैं तो सेकंड नंबर में स्थानीय लोगों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि स्थानीय लोगों का क्या महत्व हो सकता है। जब स्थानीय लोग खुद मैंग्रोव की रक्षा में लग जाएं तो प्रकृति और मानव के बीच में एक सिम्बायोटिक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता पैदा होता है। विशेष करके फिशर फॉक मतलब मछुआरा समुदाय मैंग्रोव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि ये मछलियों के बच्चों के लिए नर्सरी का काम करती है। जुवेनाइल फिश यानी फिश पॉपुलेशन को बढ़ाने में मैंग्रोव मदद करते हैं। जब तक हेल्दी हैं तब तक फिश की पॉपुलेशन अच्छी रहेगी और इससे सस्टेनेबल मछली पकड़ने की व्यवस्था बनी रहेगी। इन कोस्टल कम्युनिटीज़ का जीवन और आजीविका लाइवलीहुड पूरी तरह से मैंग्रोव और समुद्री तटीय मतलब एस्चुरियन इकोसिस्टम पर निर्भर होता है। इसके बाद जब हम जाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े शहरों की यदि हम बात कर लें, मुंबई और चेन्नई जैसे घने अर्बन एरियाज में मैंग्रोव्स ज़्यादातर डिस्ट्रेस्ड है, पॉल्यूटेड हैं एंड डिग्रेडेड हैं। इन मैंग्रोव में बायोडाइवर्सिटी फ्लोरिश नहीं कर सकती। इसके कारण कोस्टल लोगों की लाइवलीहुड, रोजी रोटी और उनका सोशियो कल्चरल कनेक्शन बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब लोकल कम्युनिटीज़ को मैंग्रोव से सीधे फ़ायदा दिखने लग जाए, जैसे ज़्यादा मछली मिल रही है, हवा अच्छी मिल रही है, प्रोटेक्टेड होम है उनके, तो वे इन इकोसिस्टम की रक्षा के लिए खुद तैयार हो जाते हैं और लंबे समय तक टिके रहने वाले सहयोगी बन जाते हैं। इफ़ेक्टिव एंड इंड्यूरिंग स्टेवार्ड। मैंग्रोव कोस्टल लोगों को वैकल्पिक रोजी रोटी अवेलेबल करा सकती है, जैसे कि यहाँ पर आप एक्वाकल्चर कर सकते हैं, यहाँ पर आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, यहाँ पर इको टूरिज्म को विकसित किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ इंटीग्रेटेड ऑनरशिप मॉडल भी लाए जा सकते हैं, जैसे कि इको डेवलपमेंट कमेटी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। ये सारी जो कमेटी हैं जंगल और गांव में काम करेंगी, उन्हें अर्बन मैंग्रोव के लिए भी हम अपना सकते हैं, जिससे शहरों में रहने वाले लोग भी इस काम में ऑनरशिप ले सकेंगे। तीसरे नंबर में आता है सिटीजन साइंस। इसका मतलब ये है लोकल लोगों के पास में जो भी नॉलेज है उसको हम ऊपर लेकर के आए। आम नागरिकों को मैंग्रोव और पर्यावरणीय सिस्टम को समझने, मॉनिटर करने और उसकी रक्षा करने में हमें शामिल करना चाहिए। जब अलग अलग बैकग्राउंड से आए कम्युनिटी मेंबर्स को इकोसिस्टम को समझने और उनकी निगरानी करने की स्किल दी जाती है ना, तो वे सरकारी इफोर्ट्स का सपोर्ट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर कभी कभी फॉर्मल मॉनिटरिंग का विकल्प भी बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट।
अब हम बात करते हैं कि मैंग्रोव की जो हेल्थ होती है आसपास के इकोसिस्टम और वेटलैंड्स की सेहत से जुड़ी होती है। साथ ही नदी की स्थिति सोर्स से लेकर के समुद्र तक, नदी कहाँ से निकली और कहाँ जा रही है, इसका भी इसके ऊपर असर होता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स और जीव जंतु ला रही है मैंग्रोव तक। रेगुलर मॉनिटरिंग, इससे हमें पता चलता है कि मैंग्रोव मतलब पूरे मैंग्रोव इकोसिस्टम की अभी स्थिति कैसी है, हेल्दी है या नहीं है, फेयरिंग वेल है या फिर नहीं है। आगे अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स की। अगर हम मैंग्रोव हेल्थ को सही से जांच कर लें तो हमें एक ऐसा टूल या फिर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें ये चीज़ शामिल हो, जैसे कि मैंग्रोव एरिया में बदलाव घट रहा है कि बढ़ रहा है, फ्रेश वाटर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब मीठे पानी की मात्रा कितनी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और कब कब आ रहा है। साथ ही साथ उसमें डाइवर्सिटी होना चाहिए, जैसे कि उसमें पक्षी हैं कि नहीं, पेड़ पौधे हैं कि नहीं, फ्लोरल स्पीसीज, मोलुस्कैन मतलब सीप होंगे एंड मछलियाँ। इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग इस मैंग्रोव में कितना निर्भर है, लोगों की परसेप्शन क्या है, क्या वे मैंग्रोव को अच्छी नज़र से देखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, हवा की दृष्टि से, रोजी रोटी की दृष्टि से। ये सारे इंडिकेटर मिलकर के मैनेजमेंट एक्शन में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ इंगेजमेंट प्लेटफार्म है, जैसे कि मैंग्रोव मित्रास है, फ्रेंड्स ऑफ मैंग्रोव्स, शहरों के आम लोगों और लोकल कमिटीज़ को कंस्ट्रक्टिवली शामिल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करी जाती है सच्चा और टिकाऊ मैंग्रोव, सस्टेनेबल स्टेवार्डशिप। किसी सरकार या फिर अफसर के टॉप डाउन आदेश से नहीं आएगा, बल्कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से पैदा होगा जिसमें मैंग्रोव की सेहत और लोगों की भलाई दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेसेस, इन दोनों के लिए ज़रूरी है ये सब मैंग्रोव्स को सिर्फ बायोडाइवर्सिटी जोन नहीं बल्कि एक ज़रूरी क्लाइमेट और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ करके चल। इसके बाद बोला जाता है कि मैंग्रोव्स को बचाने और फिर से उगाने के लिए तीनों की साझेदारी जरूरी है। साइंस, इसके माध्यम से हमें डेटा मिलता है, रिसर्च करते हैं, बिजनेस यहाँ पर पैसा लगाएगा, इनोवेशन लाएगा, और जो कमिटी होती है जमीनी लेवल पर प्रयास करेगी ताकि मैंग्रोव का हम रिस्टोर कर सकें। राइटर का कहना है ये जो स्टूडेंट इतने ज़्यादा सफल हो पाए हैं इनके पीछे केयरफुली प्लान्ड सपोर्ट सिस्टम है। इन्हें फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी ताकि ये रेपुटेड इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ की एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि आदि द्रविड़ार और ट्राइबल स्टूडेंट भी शिक्षा की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के रिसर्च लेवल तक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है जिससे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम हो जाती है और वे स्कूल में पढ़ाई जारी रख पाते हैं। साथ ही साथ फ्री एजुकेशन, फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म मिलने से भी फैमिलीज़ पर बोझ कम हो जाता है। इससे बच्चे काम करने की जगह कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। जो स्टूडेंट रिमोट एरियाज से आते हैं ना, उनके लिए सरकार सिर्फ हॉस्टल दे रही है जहाँ खाना है, रहने की व्यवस्था है। इससे ट्रैवल और सुविधाओं की कमी की परेशानी हो गई ख़त्म। एकेडमिक सपोर्ट के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम सिखा रहे हैं ताकि स्टूडेंट रियल वर्ल्ड जॉब के लिए तैयार हो जाए। साथ ही साथ टॉप इंस्टीट्यूशंस की एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन के लिए सरकार फी वेवियर मतलब फीस में छूट दे रही है जिससे कोई भी एंट्री बैरियर ना रह जाए। इसके बाद ये सारी की सारी योजनाएं मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बना रही हैं जो केवल क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। ये सारी एफर्ट्स एविडेंस पर बेस्ड है और इक्वालिटी के सिद्धांत पर प्रेरित है। ये शुरू से ही छात्रों के पूरे एजुकेशन जर्नी में मदद करती है। इसका असर ये दिखाता है कि आज मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट टॉप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तमिलनाडु ने हाल के साल में भारत का सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव हायर एजुकेशन सिस्टम बनाया है, मतलब यहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे जो है
इंजीनियरिंग, मेडिकल और टॉप के यूनिवर्सिटीज़ में भाग ले पा रहे हैं। तमिलनाडु का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, मतलब कितने परसेंटेज छात्र हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट ले रहे हैं, ये 47% है, जबकि नेशनल मात्र 28 है। महिलाओं में भी तमिलनाडु का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो 47 है, जबकि नेशनल एवरेज 28.5 का है। मतलब ये फिगर दिखाते हैं कि तमिलनाडु में राजनीतिक आंदोलन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने सोशल इक्विटी को गवर्नेंस का मेन हिस्सा बना दिया है और इसको हम गंभीरता से लागू कर रहे हैं। अब यहाँ जो हमको उपलब्धि हासिल हुई है उसकी जड़ें सोशल जस्टिस मूवमेंट में है। शिक्षा से जुड़े जो रिफॉर्म जस्टिस पार्टी ने चालू करे थे उनको बाद में द्रविडियन मूवमेंट ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था।